हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा पॉलिटी का सीरीज चल रहा है और हमारा प्रीवियस वीडियो प्रेसिडेंट के ऊपर था जो कि अपलोड हो चुका है। आप लोग अगर अब तक उसे नहीं देखें, प्लीज़ जाकर उसे देखें। आई बटन में वीडियो प्रोवाइड किया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा इमरजेंसी और वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटा जरूर दबा दें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे से लाभान्वित हो सकें। आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा कि वीडियो बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखें। ये आपके सारे अपकमिंग एग्जाम्स में डेफिनेटली काम आने वाला है। वीडियो में मैंने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी और वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटा जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें ताकि और भी दूसरे बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है पहला इमरजेंसी। तो दोस्तों, भारत में इमरजेंसी 3 प्रकार के लगते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो इमरजेंसी किन किन अनुच्छेदों के तहत लगते हैं वो भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, 3 अनुच्छेदों के तहत लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 352। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 352, इससे राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 352 के तहत इसे राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। यह 3 कारणों से लगाया जा सकता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जो नेशनल इमरजेंसी है दोस्तों, ये तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे ही, लेकिन यह देश के किसी भी एक भाग में या पूरे देश पे ये लागू किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके 3 रीजंस होते हैं नेशनल इमरजेंसी के, तभी ये अप्लाई किया जा सकता है। पहला है बाह्य आक्रमण यानी एक्सटर्नल अग्रेशन, ठीक है, युद्ध यानी वॉर, और सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्रॉस का निशान है, ये क्रॉस का निशान है। इसका मतलब ये है कि आज तक सशस्त्र विद्रोह के नाम पे एक बार भी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है। युद्ध यानी वॉर के नाम पे नहीं हुई है। ठीक है, और बाह्य आक्रमण एक्सटर्नल अग्रेशन, इसके ऊपर 2 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये कब कब लगा है तो 1962 और 1971 में। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल मिला के देखें तो अब तक लगभग 3 बार आपातकाल आर्टिकल 352 के अनुसार लगाया जा चुका है। ठीक है, तीसरी बार जो लगाया गया था वह लगाया गया था 1975 में आर्टिकल 352 के तहत तीसरी बार लगाया गया था। उस समय आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे ये लगाया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस वहाँ हुआ करता था पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। 44वें संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द, ये जो आंतरिक अशांति शब्द है इसको हटा के सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जो 44वां जो संशोधन हुआ उसमें मंत्रिमंडल शब्द को भी 44वें संशोधन में जोड़ा गया और 44वें संशोधन द्वारा यह उपाय किया गया कि अगर इमरजेंसी लगी हो तो उस समय तो खैर कोई भी कुछ भी काम नहीं होता है, लेकिन अगर इमरजेंसी हटने के बाद अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट याचिका दायर करे तो ये जस्टिसेबल होगा। 44वें संशोधन में यह उपाय किया गया, उसके बाद यह जस्टिसेबल है। इमरजेंसी अगर लग जाए और कोई अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका दायर करे कि यह इमरजेंसी अनैतिक कारणों से लगा था तो ये बिल्कुल जस्टिसेबल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं 352 के तहत जो इमरजेंसी लगती है उसके प्रोविजंस क्या क्या हैं। ठीक है, ये 6 माह तक के लिए वैलिड होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, और ये आगे भी 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है संसद के सहमति से। ठीक है, राष्ट्रीय आपात के समय सिवाय 2 आर्टिकल्स के बाकी सारे आर्टिकल्स यानी आपके मौलिक अधिकार के जो आर्टिकल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, और दो कौन से आर्टिकल जिंदा होते हैं वो होते हैं अनुच्छेद 20 और 21। तो सिर्फ 2 मौलिक अधिकार आपके बच जाते हैं। अगर नेशनल इमरजेंसी लग गया तो उसमें आपके सारे मौलिक अधिकार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे और सिर्फ 2 जिंदा रहेंगे जो है 20 और 21। अगर राष्ट्रीय आपात सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो
तो अनुच्छेद 20 और 21 के साथ अनुच्छेद 19 भी जिंदा रहेगा, ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे एक ये भी है कि जब नेशनल इमरजेंसी जब लगेगा, ठीक है दोस्तों, तो उस समय लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और लोकसभा के भी कार्यकाल को 1-1 वर्ष करके अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए अगर 5 साल 6 साल के लिए इमरजेंसी लगा हुआ है तो 1-1 साल करके ये 5-6 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 356, जिसे स्टेट इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, राष्ट्र आपातकाल के प्रावधान, इसके लिए संसद की सहमति 2 माह के भीतर आवश्यक होगी। अगर स्टेट इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रपति शासन लग गया तो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद 2 माह के अंदर अंदर उसकी स्वीकृति संसद से मिलनी आवश्यक है। नहीं मिलने पे फिर वो राष्ट्रपति शासन ऑटोमेटिक कॉल ऑफ हो जाएगा। अगले 6 महीने के लिए भी ये बढ़ाया जा सकता है संसद की सहमति से। तो ये जो राष्ट्रपति शासन का जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ होता है, और इसको आगे भी 6 मंथ तक के लिए इसका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है संसद की सहमति से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 6-6 महीने के स्लॉट्स में ये मैक्सिमम 3 सालों तक के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 365 इसके तहत भी स्टेट इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे 2 हमारे पास आर्टिकल्स हैं जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। एक है आर्टिकल 356 और इसका ठीक उल्टा आर्टिकल 365। 365 में क्या कहा गया है, अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात किसी अनैतिक कारण से नहीं माने तो यहाँ पर ये संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाएगी और उसके आधार पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट बात है मैं वो ही बता दूं कि किसी भी स्टेट में अब तक सबसे लंबे समय तक अगर किसी स्टेट में इमरजेंसी लगा है वो है पंजाब। ठीक है दोस्तों, पंजाब 5 इयर्स के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, पंजाब में 5 इयर्स के लिए लगा है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा आर्टिकल 370 के तहत जो हमारा जो जम्मू कश्मीर था, जो कि पहले 370 के तहत जो आता था, तो उसके तहत वहाँ पे मैक्सिमम 7 इयर्स तक 7 सालों तक लगाया जा चुका है राष्ट्रपति शासन। लेकिन चूंकि वो उसको अलग राज्य का दर्जा था इसलिए हम उसको इसमें काउंट नहीं करते हैं। इसलिए अगर किसी स्टेट का पूछा जाए तो मैक्सिमम टाइम तक अगर किसी में लगा है वो है पंजाब में। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात। ठीक है दोस्तों, तो किसी वित्तीय व्यवस्था की विफलता के आधार पर ही इसे लगाया जा सकता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वित्तीय व्यवस्था देश में सही ना चल रही हो उसी आधार पर इसे लगाया जा सकता है। अब यहाँ हम देखेंगे प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात के प्रावधान। तो दोस्तों, संसद की सहमति के 2 माह के भीतर इसे 2 माह के भीतर संसद की सहमति आवश्यक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वित्तीय आपात लग गया तो वित्तीय आपात लगने के बाद संसद की सहमति 2 माह के अंदर अंदर मिल जानी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यह अनंत काल तक के लिए लगाया जा सकता है जब तक कि राष्ट्रपति वापस ना ले ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि ये जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी ये इनडिफिनिट टाइम्स के लिए लगाया जा सकता है जब तक राष्ट्रपति इसे वापस ना ले ले। इट कैन बी डिक्लेयर फॉर इनडिफिनिट टाइम, जब तक के लिए राष्ट्रपति से वापस ना ले ले। ठीक है, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कभी नहीं लगा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों आर्टिकल 66(3) अनुच्छेद 66(3) में यह सुनिश्चित किया गया है इसकी योग्यताओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए एक वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी की, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए,
वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट होगा वाइस प्रेसिडेंट का, वो राज्य सरकार के अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, या किसी भी तरीके के किसी भी गवर्नमेंट के अंदर में किसी भी सार्वजनिक जो पोस्ट होता है उसके ऊपर ये कार्यरत नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद के ऊपर ये कार्यरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, उपराष्ट्रपति की सैलरी जो होती है वो होती है 4 लाख रुपए प्रति माह, 4 लाख। यहाँ पे एक चीज़ मैं एडमिट करना चाहूँगा दोस्तों, हमारा जो प्रीवियस वीडियो था प्रेसिडेंट, उस पर हमारे PDF में टाइपिंग एरर के वजह से 1.5 लाख रुपए उनकी सैलरी लिखी गई है, जो कि अब चेंज हो चुकी है, वो गलत है। अब करेंट सैलरी है प्रेसिडेंट की 5 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वो हमारा ह्यूमन एरर हो गया है, तो इसकी गलती के लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। प्लीज़ इसको आप लोग नज़रअंदाज करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लोग ध्यान से पढ़ें। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है, बल्कि उसे जो सैलरी मिलती है, यानी ये जो 4 लाख रुपए जो इस वाइस प्रेसिडेंट इनको मिलता है, ये मिलता है राज्यसभा के सभापति होने के लिए, ना कि उपराष्ट्रपति होने के लिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्हें 1 रुपए की भी सैलरी नहीं मिलती है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और भी है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य निर्वाह करता रहेगा, तो वो उस समय राज्यसभा का सभापति तब नहीं रहेगा और उसके लिए उसको कोई सैलरी भी नहीं मिलेगी। उसको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है वही सैलरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। ये जो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है उससे ये इंस्पायर हो गई है। इंडिया में भी उपराष्ट्रपति का पोस्ट क्रिएट किया गया है। आधिकारिक क्रम में ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है इंडिया में प्रेसिडेंट के बाद। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति हो। ये लिखा गया है आर्टिकल 63 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 64 में ये लिखा गया है, उसके तहत ये व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो उपराष्ट्रपति ही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के अधीन राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करता है, उस समय वह राज्यसभा के सभापति पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया है, तथा अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति के वेतन भत्ते का हकदार भी यह नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाचन। ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा होता है, किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ जो पॉइंट है ये आप जान लें, समझ लें। इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनमें मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। यहाँ जो सेकंड पॉइंट है, इनमें राज्य विधानसभा सदस्य शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा सदस्य शामिल नहीं होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है, ये आप लोग इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इनका जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। ठीक, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अनुच्छेद 67 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 67 क के अनुसार उपराष्ट्रपति सभापति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य के बहुमत ने पारित किया है और जिसे लोकसभा सहमत है। ठीक है दोस्तों, तो इसे एक पॉइंट यहाँ जो है इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे।
इससे रिलेटेड मैं कुछ बातें बता दूं, तो उसे हटाने के लिए जो औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखें। इन्हें हटाने के लिए कोई महाभियोग वगैरह नहीं लाने की जरूरत है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, और इसे लोकसभा की सहमति मिलनी भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप लोग ध्यान रख लें। लेकिन यहाँ पे जो इससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रस्ताव पेश तब तक नहीं किया जाता जब तक उनको 14 दिन पहले अग्रिम नोटिस ना दे दी जाए। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में उसे हटाने हेतु कोई भी आधार नहीं लिखा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था हमारा उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सारे फैक्ट और उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आई है। अब आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल, अब तक जितने भी हमारे राष्ट्रपति बने हैं और उनके कार्यकाल। तो ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो अब तक पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करें और ज़रूर से ज़रूर वीडियो आप लोग शेयर करें। आइए दोस्तों देखते हैं हम। तो हमारे जो पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका टेन्योर था 1952 से 1962। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनका टेन्योर था 1962 से 1967। थर्ड हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं वीवी गिरी। उनका टेन्योर था 1967 से 1969। फोर्थ हमारे हैं गोपाल स्वरूप पाठक और इनका टेन्योर है 1969 से 1997। फिफ्थ है हमारे बीडी जत्ती। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें आप लोग, इनका टेन्योर है 1974 से 1979। हमारे सिक्स्थ हैं एम हिदायतुल्ला। इनका टेन्योर है 1979 से 1984। सेवेंथ है हमारे आर वेंकट रमन और इनका टेन्योर है 1984 से 1987। हमारे एट्थ हैं शंकर दयाल शर्मा और इनका टेन्योर है 1987 से 1992। नाइन्थ है हमारे आर के नारायण और इनका टेन्योर है 1992 से 1997। और हमारे 10th हैं डॉक्टर के कृष्णकांत और इनका टेन्योर है 1997 से 2002। 11th है भैरव सिंह शेखावत और इनका टेन्योर है 2002 से 2007। और 12th हैं हमारे मोहम्मद हामिद अंसारी जी। ध्यान रखेंगे ये अब तक के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट हैं, सबसे लंबे समय तक यही वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में, 2007 से 2017 तक 10 वर्षों के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे श्रीमान वेंकैया नायडू जी, जो कि 2017 से अब तक बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये था वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर हमारा वीडियो और इमरजेंसी के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा आज वाइस प्रेसिडेंट और इमरजेंसी के ऊपर वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इन होम और प्लीज़ क्वारंटाइन का पालन करें। धन्यवाद।